हाई क्लास, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ। देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में आप सभी को चार्ज के बारे में बताया गया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज हम ये बात करने वाले हैं बच्चों कि इन चार्ज के बीच में किस तरीके का फोर्स एग्जर्ट होता है और वो फोर्स किसकी वैल्यू क्या है, किस किस पे डिपेंड करता है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये सब चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं दो चार्जेस के बीच फोर्स की, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, उस फोर्स का नाम होता है कूलम्ब फोर्स। क्या होता है बच्चों? कूलम्ब फोर्स रहता है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हो। आप इसे कूलम्ब फोर्स कहें, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहें, दोनों ही सिचुएशन में ये चीज करेक्ट माना जाएगा बच्चों कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम होता है कूलम्बिक फोर्स। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर मैं दो चार्जेस की बात कर रहा हूं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई दो चार्जेस के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, दो चार्जेस है बच्चों Q1 Q2, इस फोर्स को ना बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स से ट्रीट करना है, ठीक है। फिर आज हम यही बात करेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या एक रिलेशन है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क ले दूंगा, वो भी आप ट्राई करना स्टूडेंट, पूरा मजा आएगा इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मेरे पास दो चार्ज है जो कि सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। पहली बात, कूलम्ब्स फोर्स सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। पॉइंट चार्ज माने चार्ज एक जगह पे लोकेटेड होना है। अगर मान लो वही चार्ज इस पूरे मार्कर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या बोलेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोलेंगे, चाहे वो लेंथ पे हो, चाहे एरिया पे हो, या एक सर्टेन वॉल्यूम पे हो। तो चार्ज जो है बच्चों पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी आप इस कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास दो चार्ज हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, तो देखते हैं इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा। ये फोर्स बच्चों इसके इक्वल होता है, मतलब मैं डायरेक्टली लिख दिया बच्चों, क्या आप स्टेटमेंट तो आप सभी को वैसे पढ़ लेते हैं, आप थ्योरी वगैरह कहीं से, ठीक है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज का प्रोडक्ट होगा, जितना ज्यादा इनका मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा ये फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, इसके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू कम होगी। दूरियां बढ़ती हैं, प्यार इनके बीच में कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर चार्ज के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू घटेगा। पहली चीज बच्चों देखिए, ये जो R है, ये R जो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पॉइंट चार्ज। ये जो डिस्टेंस है ये चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको आप सेंट्रल फोर्स कह सकते हो। क्या बोलते हो बच्चों इसको? सेंट्रल फोर्स। माइंड विदाउट सेंट्रल, ये क्या होता है? सेंट्रल फोर्स क्या है? पहली बार सुन रहे हम तो, शायद पहली बार पढ़ गए यार। सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स होता है बच्चों जो कि दो पर्टिकुलर चीजों के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स याद कीजिए, वहां पर भी जो R हुआ करता था, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ देयर मासेस। In the same as in a Coulomb force, the R is what? The distance between the center of their charges. That is called the central force. तो सर नॉन सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है? हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बच्चों नॉन सेंट्रल फोर्स में आता है। जब न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां जानेंगे कि जो न्यूक्लियस फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो ज्यादा डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, ना के बराबर। तो ये एक सेंट्रल फोर्स है। वाई इज सेंट्रल फोर्स? बिकॉज डिपेंड्स ऑन दी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ देयर चार्जेस। जैसे बच्चों आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को थोड़ा और इलैबोरेट करें बच्चों, तो दिस k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, ठीक है। इट्स परमिटिविटी, PERMITTIVITY स्पेलिंग बड़ी 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 होती है यार। परमिटिविटी किसका? फ्री स्पेस का। इट्स व्हाट्स अ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है कि ये समझ लो कि अभी फ्लक्स वाला टर्म्स पढ़ेंगे, वहां परमिटिविटी थोड़ा और एक्सप्लेन हो पाएगा। पर ये होता है कि पर्टिकुलर से कितनी फील्ड लाइंस पास कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। फ्री स्पेस का है बच्चों, सिर्फ फ्री स्पेस का ध्यान रखिए, मीडियम हर मीडियम का नहीं है, फ्री स्पेस का है। और जो इसका वैल्यू होता है क्लास वो होता है 8.10
10 की पावर -12। यूनिट का सोचिए बच्चों, सोचिए कि इसका यूनिट क्या होगा, सोचिए इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि बच्चों देखिए आपको 11th क्लास से डायमेंशन में पढ़े के आए आप लोग, इसका यूनिट क्या होना चाहिए। चलिए इसको अगर थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो भाई फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एप्सिलॉन नॉट का नहीं पता, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसको यहां ले आओ यार, कूलम स्क्वायर, तो क्या हो गया पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या हो गया पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये वैल्यू यहां रख दो, पाई रख दो, 4 रख दो, सारी वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9। ये फिक्स वैल्यू है, बड़ा काम आता है बच्चों, 9 × 10 की पावर 9। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 पॉइंट चार्ज, ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट चार्ज हैं, सर्टेन डिस्टेंस सेपरेटेड हैं, तो उसके बीच में कूलम फोर्स लगेगा, जो फोर्स डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पे, इनवर्सली डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, चार्ज बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा। ध्यान रखिए फोर्स सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं करता है, यह मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने मीडियम को चेंज कर दिया तो इस फोर्स पे भी इंपैक्ट पड़ जाएगा। क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा सर? हाँ, तो चलो बच्चों बात करते हैं। अच्छा चलो यूनिट लिख दिया है तो साथ से इसका डायमेंशन भी देख ही लो यार। इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका यूनिट होता है? न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। mL/t-2 मीटर लेंथ का, है लेंथ का ना, ठीक है। कूलम चार्ज A × T पता है ना भाई, Q = IT होता है, एम्पियर टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर -1 t की पावर 2 l की पावर -2 l की पावर 2 t की पावर 2, इतने सारे आ गए यार, आ रहे ना बोर्ड पे। हाँ, m-1 t की पावर 4 l की पावर -3 a²। हाँ भाई डायमेंशन आ गया इसका, ठीक है ना। न्यूटन mL/t-2, ठीक है, मीटर हो गया, कूलम हो गया 80, -1 a +2 हो जाएगा, ठीक है, l के पावर -2 a की पावर 2, ठीक है भाई, ठीक है। डायमेंशन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों इसका डायमेंशन हो गया, इसकी SI यूनिट होगी, वो उसकी वैल्यू लिखी दी थी 8.85 10 की पावर -12, और उसको पुट करके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बता दी तुम्हें 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि यार ये जो है ना, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है बच्चों मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अभी मान लो कि इसके बीच में एयर है, तभी तो तुमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिया। मान लो भी एयर और वैक्यूम है इसके बीच में, तो आपने क्या करा कि उसके बीच में अगर एयर और वैक्यूम था तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिया। फोर्स में जो फॉर्मूला पुट किया एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। मान लो तुमने क्या करा, इसको किसी मीडियम में डाल दिया, ठीक है। ये के था तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था तुम्हारा मीडियम का। कौन से मीडियम का? फ्री स्पेस का। अब तुमने क्या किया, इसको F0 लिख लो, फोर्स इन एयर, ठीक है। सेम मीडियम उठाया और जाके प्लेस कर दिया किसी मीडियम में, किसी मीडियम में कर सकते हो अदर देन एयर एंड वैक्यूम, ठीक है। फोर्स क्या होगा भाई? फोर्स इन अ मीडियम 1/4 पाई, क्या तो एप्सिलॉन लिख दोगे आप, क्योंकि एप्सिलॉन तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, अब तो फ्री स्पेस नहीं है, अब तो मीडियम है, तो लिखो मीडियम को एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r², है ना। देखो चेंज हो रहा है, ये पूरा वैल्यू चेंज हो रहा है यार, तो फोर्स तो चेंज ही होगा, डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से। फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट r², ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। वो सारे कट गया क्या? नहीं, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, इसको कहते हैं के। व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है बच्चों? दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन एयर, फोर्स इन अ वैक्यूम, ठीक है। सॉरी, फोर्स इन अ मीडियम टू द फोर्स, अरे यार, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन अ मीडियम, ठीक है। दो चार्ज हैं और वो अगर सर्टेड इज सेपरेटेड है, तो अगर वो एयर वैक्यूम में है तो फोर्स कितना लग रहा है, और जब उसको मीडियम में डाल दिया तो क्या लग रहा है, ठीक है। बच्चों देखिए एक चीज देखिए यहां पर, देखिए भाई, ठीक है। फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू के हो गया। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि हर मीडियम का अलग होता है। जैसे पानी का मान लो, ठीक है, 81 ही होता है, ठीक है। यूनिट तो नहीं होगा भाई इसका,
रेशियो है फोर्स का, यूनिट तो होने वाला नहीं है, यूनिट लेस डायमेंशनल से, कोई दिक्कत तो नहीं से, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने, मैं क्वेश्चन लिख बता रहा हूं बच्चों, और आप मुझे इसका आंसर हो सके तो चैट बॉक्स में लिखेगा, पता चलेगा कि कमेंट बॉक्स में लिखे तो कितना आपने इस लेक्चर को देखा है, पता भी चलेगा इस बारे कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, मेरे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच में मतलब एयर में, अभी एयर में इसके बीच का फोर्स जो है वो मान लो 100 न्यूटन, वाटर में डालने पे कितना होगा। क्वेश्चन आ गया समझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये दोनों जो चार्जेस हैं और सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, अभी मैंने इसको प्लेस कर रखा है एयर में, अब मैं जाके इसको मीडियम में डाल रहा हूं, तो बताओ कि हाँ कितना इसके फोर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आ गई बात, पक्का। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको क्या दे रहा हूं, देखिए दूसरा मैं दे रहा हूं यार कि अगर मेरे पास ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मान लो ये दोनों चार्ज प्रोटॉन है, दोनों चार्ज क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज पता होता है 1.6 10 - 19, तुम्हें उन्हीं प्रोटॉन के बीच में उतने ही डिस्टेंस पर है, लेकिन अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है भाई, G टाइम्स m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो तुम्हें ना इनका रेशियो पता करना है क्या होगा, बस दो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उन्हीं दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई बच्चों, इज दैट क्लियर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उसके बीच में ही कूलम्ब्स लॉ लगता है, और कूलम्ब्स लॉ कहता है कि वो जितना भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जितना भी इसको रिपेल करेंगे, वो सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, उनके डिस्टेंस पे और मीडियम पे। बिल्कुल ध्यान रखिए, तो मीडियम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में आपने मीडियम क्या रखा है, अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो उसके बीच का फोर्स भी चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। मेरे यहां से क्लियर होगा आपको। इस तरह से एक बड़ा न्यूमेरिकल पूछा जाता है यार, एक रुक जाओ यार थोड़ा इंक डाल लूं, पसीने पसीने हो रहे हैं, पंखे बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादा नॉइस वगैरह ना रिकॉर्ड हो जाए यार, गरीब आदमी भाई माइक पे नहीं ले पा रहे लेंगे लेंगे जल्द लेंगे। देखिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, हाँ क्या बोल रहा था मैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा ही फेमस न्यूमेरिकल रहता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि मेरे पास इस मार्कर को एग्जांपल लीजिए, मार्कर है बच्चों, अगर ये ग्राउंड है, मार्कर को छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा, क्यों आता है नीचे, क्यों आ रहा है, ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी खींच रहा है इसको, यहां पर है छोड़ा नीचे आ गया, क्यों आ रहा है, ग्रेविटी। मैंने कहा भाई अब मैं जादू दिखाता हूं, ये हवा में ही रहेगा, ये ऐसे है, ये हवा में ही रहेगा, मतलब नीचे जो इसका वेट लग रहा है, जो इसका नीचे वेट लग रहा है वो कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा। देख क्या, ये रहा ग्राउंड, ठीक है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, q उस पे चार्ज है। भाई ये नीचे क्यों गिरता है, अपने वेट की वजह से। मैंने क्या कहा कि ये बॉडी A है, एक और बॉडी में नीचे रख रहा हूं B, लेकिन इस B बॉडी ने इसको स्टेशनरी पोजीशन पे छोड़ दिया, मतलब B बॉडी ने इस A बॉडी को स्टेशनरी पोजीशन पे रख लिया, रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो इसने इसको अट्रैक्ट तो किया नहीं होगा, भाई अट्रैक्ट करेगा तो और जल्दी खिंच जाएगा, तो ऑब्वियसली रिपेल क्या होगा, तो मान लो इसने इसको रिपेल किया, किस फोर्स से क्या होगा, अगर इसके पास भी मान लो कैपिटल Q चार्ज है, कितने फोर्स से रिपेल किया होगा, फोर्स क्या होता है K टाइम्स Q1 Q2 भाई इन दोनों का डिस्टेंस मान लो भाई R, ठीक है। तो ये फोर्स इसके इक्वल होगा तभी तो बैलेंस होगा, है कि नहीं। जब ये फोर्स के इक्वल होगा, मान लो चार्ज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो आप मास निकाल सकते हो, तो कुछ भी एक वैल्यू इसमें दे सकता है आपको और दूसरी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। एक चीज देखिए, इसको रिपेल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पे पॉजिटिव साइन है तो इसके पास भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी तो रिपेल कर पाएगा, है ना। अगर इसके नीचे रख रहे हो, एक क्वेश्चन आता है इसमें कई बार कि सेम चीज है, ये ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, चार्ज q है, डाउनवर्ड इस पे वेट लग रहा है, ठीक है। अब क्या हो बच्चों कि इस बॉडी के जस्ट ऊपर रख रहे हो आप, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर, तो भाई अब इसको अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये जब तक इसमें नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कैसे करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, दूसरे मास को कहां प्लेस किया गया है।
अगर मैं इसके नीचे प्लेस कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि इसको रिपेल करे, और मैं इसी को इसके ऊपर प्लेस करूं चाहूंगा ये अट्रैक्ट करे, ताकि इसका वेट बैलेंस हो। वेट तो बच्चों नीचे लगेगा, वेट तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेट वहीं लगेगा नीचे की तरफ। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं या तो अपवर्ड फोर्स से बैलेंस होगा या फिर डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस होगा। अगर बच्चों इसके नीचे रख रहे हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तब जाके बैलेंस होगा। अगर इसके ऊपर रख रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तब जाके बैलेंस होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, एक न्यूमेरिकल के थ्रू बता दो यार। एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ी देर का वीडियो पॉज कर रहा हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन करा दूंगा, फिर क्वेश्चन दे दूंगा। लिख दिया भाई, लिख दिया। देखो भाई, देखो एक फ्री पिथ बॉल है ए, एक फ्री पॉट बनाते हैं, एक फ्री पिथ बॉल है ए, ठीक है। एक फ्री पिथ बॉल ए है जिसका मास 8 ग्राम है। भाई ग्राम में चीज चलती नहीं है एसआई में, तो 0.008 kg हो गया, ठीक है, इतना इसका मास है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भाई, पॉजिटिव 5 × 10⁻⁻8 कूलम। कितना चार्ज आप दो और क्या नेचर उस चार्ज का जो इसके 5 सेंटीमीटर नीचे रखा हो, 5 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल रखा हो, क्या इसका नेचर हो और क्या चार्ज हो। आगे में लिखा नहीं है कि तुम्हें पता होगा क्या होने वाला है। ऊपर वाली बॉल रुकी रहे, ठीक है, तो ये वाली बॉल रुकी रहे, तो बच्चे इसका नीचे क्या लग रहा होगा, वेट। तो तुम सोचो किस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितना चार्ज दूं, कौन सा नेचर हो, ताकि ये भाई रुका। बस सोचो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज दूं कि नेगेटिव चार्ज दूं, कि वाला चार्ज रुका रहे। बच्चों उससे पॉजिटिव चार्ज है, उसका वेट पहले नीचे लग रहा है। अगर नेगेटिव दोगे तो और नीचे फोर्स खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या फोर्स होना चाहिए, इस पे पॉजिटिव की नेगेटिव फोर्स होना चाहिए, इस पे रिपेल होना चाहिए ना। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज दोगे। अब मुझे नहीं पता कितना देना है, तो इतना तो पता है कि इक्वल हो जाएगा, के हो जाएगा 9 × 10⁻9। पहली बॉडी का चार्ज पता है तुम्हें, 5 × 10⁻8। दूसरी बॉडी का चार्ज नहीं पता, डिस्टेंस पता है 5 सेंटीमीटर, 10⁻²। मास पहली बॉडी का 0.008 × 9.8। बच्चों आगे सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। कितना सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत समझ आ गया बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, कूलम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं भाई, इससे रिलेटेड आते हैं कुछ ग्राफ्स, बहुत पूछ जाते हैं ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ कैसे, फोर्स का फॉर्मूला है, सांस फूल रही है, K × Q1 Q2/r²। फोर्स का फॉर्मूला है K × Q1 Q2/r²। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, किसके बीच में, फोर्स वर्सेस 1/r² के बीच में, ठीक है। y एक्सिस पर क्या है, फोर्स है, y एक्सिस पे क्या है, फोर्स है। 1/r² कहां है, x एक्सिस पर है। तो इसको पहले अरेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं यार, ये लिख ही देते हैं 4πε0 1/r²। ये कहां रखा है, y एक्सिस पे, पूरा कहां रखा है, x एक्सिस पे। पूरा क्या होगा, स्लोप होगा, y = mx, y = mx। बच्चों y = mx में प्लस c तो है नहीं, इंटरसेप्ट तो है नहीं। जब इंटरसेप्ट नहीं है तो ग्राफ ऑरिजिन से जाएगा, सिंपल सी बात है, ग्राफ ऑरिजिन से जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर Q1 Q2 > 0 है तो रिपल्शन इंडिकेट करता है, और Q1 Q2 < 0 है तो अट्रैक्शन इंडिकेट करता है। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। दोनों लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स, अनलाइक चार्ज, भाई बताया था ना यार, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, विजिट कर लेना एक बार, वहां मैं जरूर बताया होगा कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बढ़ा रहा है तो रिपल्सिव फोर्स, नहीं तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए रिपल्शन हो रहा है, मान लीजिए रिपल्शन मतलब Q1 Q2 0 से बड़ा, Q1 Q2 0 से बड़ा, मतलब स्लोप 0 से बड़ा। ध्यान से सुनो, अगर रिपल्शन हो रहा है मतलब Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव स्लोप बनाएगा ना। थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा ना, एम स्लोप, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अगर बच्चों जो चार्ज है 0 से बड़ा है, प्रोडक्ट चार्ज का 0 से बड़ा है तो रिपल्शन है, तो रिपल्शन के केस में ग्राफ ऊपर जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव, तो इसको नीचे ले आ रहा है, ऐसे करके ऐसे ले आना, ठीक है। थीटा उधर शो कर देना, ठीक है। इधर मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कैंडिडेट करना, इधर रिपल्सिव। क्वेश्चन आता है कई बार, क्या आता है कि मैं आपको दो चार्ज दे रहा हूं, +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम, और एक दे रहा हूं +2 माइक्रोकूलम और एक दे रहा हूं -4 माइक्रोकूलम। बताओ भाई इसका फोर्स वर्सेस r² का ग्राफ क्या होगा। तो देखो, जब मैं बनाऊंगा फोर्स वर्सेस 1/r² का ग्राफ तो क्या होगा, देखिए दोनों प्लस 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 होता है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 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 होता है, पॉजिटिव आ रहा है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन मतलब ऊपर इंडिकेट होगा। ये आ गया पहले वाला 2 और 3,
पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, नीचे आएगा। लेकिन भाई एक ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 8, तो इसका स्लोप ज्यादा दिखाना, ठीक है, ये थोड़ा नीचे की तरफ ज्यादा दिखाना, ताकि पता चले कि हाँ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, बहुत। भाई फिजिक्स ही है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। इतने न्यूमेरिकल्स बनते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे केसेस बनते हैं। मैं आपके सामने आज से 2 केस डिस्कस करे हैं मैंने, अभी मैं आपके सामने और भी केसेस डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग सभी बच्चे लेक्चर को विजिट करते हैं तो आप लोग अपने जो भी थॉट्स होते हैं, सही गलत पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जैसा भी होता है, प्लीज आप लोग शो क्या करें कि हाँ भाई आपको कैसा समझ में आ रहा है। बच्चे कोई नहीं रहता अभी कोचिंग में अकेले बैठ करके इन वीडियोस को बनाने के लिए, मुझे नहीं पता कि क्योंकि सामने बच्चे होते तो पता चल जाता है उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, आ रहा है तो प्लीज़ उसके लिए हमें अप्रिशिएट भी कीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा है बच्चों उसके लिए आप बताएं भी, नेगेटिव बताएं, बातें बताएं, ताकि हम उस चीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सके स्टूडेंट्स। क्योंकि 12th का प्लेलिस्ट इस साल बनाया जा रहा है, ठीक है। 10th वालों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, 12th वाले बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी लाइट प्रोसेस के लेक्चर्स वगैरह। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी उतने ही अच्छे लेक्चर्स मिलें, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट, और बताइए कि कैसा आप लोगों को लेक्चर्स में समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं कूलम्स लॉ के सेकंड लेक्चर में। आज के इतना ही, बाय बाय।